नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम डे 44 आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन और व्यापार आदि का आरंभ। आप इसकी वर्कबुक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक निगाह इसके ऊपर डाल लेते हैं। यूरोपीय कंपनियां, उनकी स्थापना के वर्ष, प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगी, महत्वपूर्ण घटनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का लाभ तभी है जब आप इस होमवर्क को करेंगे। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था परवर्ती मुगल, तो उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी मैंने आपको दी थी। आज का जो चैप्टर है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो ल्यूसेंट में उसके ऊपर ठीक ठाक मटेरियल दिया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा लाइन बाय लाइन आपको समझाने की। तो भारत में यूरोप के साथ व्यापार तो पहले भी होता था। हम संगम काल से ही देख रहे हैं। अरिकमेडु बहुत प्रसिद्ध था भारत रोम व्यापार केंद्र के तौर पर, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनी बना करके भारत के साथ व्यापार करना, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मध्यस्थ के व्यापार करना, ये 16वीं शताब्दी की विशेषता रही। दरअसल भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक नया समुद्री मार्ग जब वास्को डी गामा ने खोजा, तो उसने भारत और यूरोप के बीच व्यापार में क्रांति ला दी। तो 17 मई 1498 वास्को डी गामा, पुर्तगाल का एक नाविक, अटलांटिक महासागर से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका था और फिर वो भारत के पश्चिमी तट पर इस तारीख को पहुंचा। जगह थी कालीकट। वहां पर जो स्थानीय शासक थे वो जमोरीन की उपाधि लेते थे और उन्होंने उसका स्वागत किया। कहा जाता है कि इस यात्रा में जब वास्को डी गामा अफ्रीका के तट पर पहुंचा था, दक्षिण अफ्रीका के आसपास, तो वहां पर उसको एक गुजराती मिला था, अब्दुल मनीद, जिसने उसको मार्ग दिखाया और मेडागास्कर से निकालते हुए उसको कालीकट पर ला दिया। वास्को डी गामा के बाद अल्मीडा 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, वहां के राजा का प्रतिनिधि बनकर के आया। लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पुर्तगाली शक्ति, पुर्तगाली व्यापार के लिए आए थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया और इस राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, जो कि 1509 में भारत में पुर्तगाली वायसराय बना और 1510 में इसने बीजापुर के शासकों से गोवा को छीन लिया मतलब उसने युद्ध में पराजित करके गोवा पर कब्जा कर लिया। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई थी। प्रीलिम्स में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डेनिश हो, या फिर कोई भी यूरोपीय कंपनी हो, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर बनाई। तो यहां पर पहले आप फैक्ट्री का अर्थ समझिए। यहां पर फैक्ट्री का अर्थ उत्पादन स्थल ना होकर के गोदाम से है, जहां पर ये कंपनियां पूरा एक सीजन का सामान इकट्ठा करती थी। जो वस्तुएं एक्सपोर्ट के लिए भारत से ले जाई जाती थी, उनकी प्रकृति इस प्रकार की थी कि उनका एक सीजन होता था। फिर चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो सोरा हो। सोरा तो चलिए खोद करके निकाला जाता था, लेकिन जो खेती की, जो कृषि उत्पाद थे, या फिर कपास हो, कपड़े हो,
और वो किसी एक जगह पर बहुतायत में उपलब्ध नहीं थे, उनको भारत के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करना पड़ता था। तो इसलिए अंग्रेजों को स्थान चाहिए होता था, गोदाम चाहिए होता था, इसी को फैक्ट्री कहते थे। तो पहली फैक्ट्री थी कोचीन में। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संथोमे या सैंथोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन, वो भारत से पहले सुमात्रा पहुंचा था। यहां पर देखिए क्रम दिया गया है यूरोपीय कंपनियों का। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ये क्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश 1616। डच जो थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे, डेनिश डेनमार्क से आए थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस से आई थी 1664, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। लेकिन जिन लोगों ने भारत में प्रमुखता से व्यापार किया और राजनीतिक शक्ति के लिए भी संघर्ष किया, उनमें पुर्तगीज, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, और आखिर में सबसे बड़ा संघर्ष होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। यहां पर देखिए यूरोपियन कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री बताई गई हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में। आपको प्रथम द्वितीय दोनों फैक्ट्रियां देखनी चाहिए। कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट पर या ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर भी पूछा जा सकता है। तो पुर्तगाली कोचीन में 1503, डच मसूलीपट्टनम में 1605, अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611, डेनिश ट्रावणकोर में 1620, फ्रांसीसी सूरत में 1668। दरअसल अंग्रेज भी सूरत में ही फैक्ट्री खोलना चाहते थे, लेकिन सूरत पर उस दौर में मुगल बहुत ताकतवर थे, तो जहांगीर के समय में उनको शुरुआत में परमिशन नहीं मिल पाई। बाद में जहांगीर ने परमिशन ग्रांट कर दी, तो अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री फिर सूरत में खुलेगी। यहां देखिए डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में। आपको इनके राज्य भी देख लेने चाहिए कि वर्तमान में ये किस राज्य का हिस्सा है। पैगोडा, पुलिकट में उन्होंने सोने के सिक्के बनाए जो पैगोडा कहे जाते थे, और हेडक्वार्टर बन गया पुलिकट। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि डच मुख्यालय कहां पर था, तो पुलिकट में था। और डचों ने पहली बार भारत में इस तरह की फैक्ट्रियां लगाई, और यहां पर फैक्ट्री से मतलब गोदाम नहीं है। अब डचों का ये जो फैक्ट्री है जो उन्होंने कासिम बाजार में लगाया था, उन्होंने बकायदा उत्पादन कर्मी रखे थे जिनको वो सैलरी देते थे। तो यहां से एक पॉइंट निकल रहा है कि डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। कोलाचेल की लड़ाई, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में आपको वैसे भी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए। मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना को पराजित किया था, जिसका नेतृत्व एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय कर रहे थे। हालांकि डच भारत में अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए, और अंतिम तौर पर 1759 में बेदरा के युद्ध में उनका पतन हो गया। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जानकारी है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के बारे में। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता प्रदान करी, अधिकार पत्र दिया कि भारत के साथ वो समस्त पूर्वी देशों के लिए, कि पूर्वी देशों के साथ वो व्यापार कर सकते हैं। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, और इसके 217 साझीदार थे, पार्टनर थे। पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ, ब्रिटेन में, लंदन में। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, और उसको बाकायदा ब्रिटेन के राजा ने अपने राजदूत का ओहदा दिया था। जेम्स प्रथम ने उसको अकबर के नाम पत्र देकर के भेजा था। अब जब वो हिंदुस्तान आया तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और गद्दी पर जहांगीर बैठा हुआ था। आपकी किताब में जहाज का नाम भी दिया हुआ है,
कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। जैसे मैंने बताया कि वो सूरत में चाहते थे लेकिन परमिशन नहीं मिली। 1613 में उन्हें जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी और एक नाम मिल रहा है थॉमस एल्डवर्थ। तो थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत की व्यापारिक फैक्ट्री खुली। जेम्स फर्स्ट ने 1615 में फिर एक राजदूत भेजा, थॉमस रो, और जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से आगे बादशाह बनेगा, उनसे थॉमस रो कुछ व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण छूट प्राप्त करी, जिसे कि सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान कहा जाता है। फरमान मतलब ऑर्डर। अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देंगे और उसके बदले में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर वो फ्री ट्रेड कर पाएंगे। फ्री ट्रेड का मतलब है कि उन्हें और कोई कर देने की जरूरत नहीं है। 1639 में एक अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से एक जगह पट्टे पर ली, किराए पर ली। मद्रास एक छोटा सा इलाका गांव था और वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज आगे चल करके अंग्रेजी जो कंपनी थी उसका मुख्यालय बना। बाद में वो मुख्यालय बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कोरोमंडल तट पर ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। 1661 में यूरोप में दो देशों के बीच में एक वैवाहिक संबंध कायम होगा। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पोर्तुगीज राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से होगा और दहेज के तौर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स टू को बंबई दे दिया। बंबई जो उन दिनों 7 छोटे छोटे टापुओं का समूह था, उनके बीच में पानी भी भरा हुआ था, वो आज जैसी मुंबई नहीं था और पुर्तगालियों को लगता था कि हमारे किसी काम का है नहीं। चार्ल्स सेकंड ने कुछ समय तक उसको अपने पास रखा, उसके बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। उसने सोचा कुछ कमाई की जाए और आगे चल करके पश्चिमी तट पर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र बना, सूरत की जगह। गेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंसी नगर और जो उसका गवर्नर कहिए या उसका मुख्य अधिकारी कहिए, उसको प्रेसिडेंट कहा गया ब्रिटिश टाइम में, बंबई का गवर्नर। तो बंबई शहर की स्थापना का श्रेय दिया जा रहा है गेराल्ड ऑन्गियर को। बंगाल के शासक शाह सुजा, बंगाल का शासक दरअसल मुगल बादशाह का प्रतिनिधि राजकुमार शाह सुजा। तो वो 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे रहा है। इस तरह की व्यापारिक छूट को निशान कहा गया है। निशान शब्द मध्यकाल में, मुगल काल में खास तौर पर प्रचलन में था। राजाओं के द्वारा जब इस तरह का कोई अवार्ड किया जाता था तो उसको निशान बोलते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त करी। 1200 रुपए में उन्होंने वो गांव खरीदे, सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर, और वहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यही फोर्ट विलियम आगे चल करके समस्त भारत का केंद्र बनेगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी बनेगा और 1911 तक रहेगा राजधानी के तौर पर। तो फोर्ट विलियम ही कलकत्ता कहलाया। चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नॉक को। थोड़ा सा मिसप्रिंट है किताब में, तो वो आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे। जॉब चार्नॉक। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, अब फ्रांसीसी आते हैं, फ्रैंको कैरो, सूरत में खोली इन्होंने। और 1674 में फ्रैंकिस मार्टिन का नाम आता है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक हैं और वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी प्राप्त करेंगे।
और पुदुचेरी उतना ही महत्वपूर्ण साबित होगा फ्रांसीसियों के लिए जितना कि कोलकाता अंग्रेजों के लिए। तो यहां पर बुनियादी जानकारी खत्म हो जाती है आपकी बुक में और एंग्लो फ्रेंच आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू होता है इसी पेज पर। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के तौर पर भी जानते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होंगे, उनकी यहां पर थोड़ी सी डिटेल है तो मैं आपको बताता हूं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आपको क्या देखना है कर्नाटक युद्धों में, कब वो युद्ध हुए, उनका समय क्या था। जैसे पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1408 के बीच में हुआ। नंबर 2, कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुए, तो बड़ा आसान सा मामला है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए। लेकिन पक्षकार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के अलावा इसमें भारतीय शक्तियों की भी भागीदारी थी, फिर चाहे वो नवाब अनवरुद्दीन हो या हैदराबाद के शासक हो। तो आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय शक्तियां कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व थी। इसके अलावा युद्ध का कारण क्या था, और 3 युद्ध हुए, इसका मतलब निर्णायक युद्ध तीसरा रहा होगा। तो पहले और दूसरे युद्ध का परिणाम क्या निकला, क्या कोई संधि हुई तो उसकी शर्तें क्या थी, तो ये सब आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में देखना होगा। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ और ये बाह्य कारणों से हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का एक क्षेत्र था, वहां पर उत्तराधिकार का संकट शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे और इसी वजह से भारत में दोनों कंपनियों के बीच में, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, उसको अपने फ्रांस से जो निर्देश दिए जाते थे उनका पालन करना होता था। इसके विपरीत अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो निजी व्यापारियों की कंपनी थी, वो अपनी सरकार के साथ उस तरीके से नहीं बंधे हुए थे जैसे कि फ्रांसीसी बंधे हुए थे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से भारत में कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई और ये आधुनिक के वाला कर्नाटक नहीं है, ये सी से लिखे जाने वाला कर्नाटक है, जो कि पूर्वी तट पर एक पतला सा तटीय इलाका है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है सेंट थोमे का युद्ध, जिसमें कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की एक बड़ी सेना को एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने पराजित कर दिया। और सेंट थोमे के इस युद्ध ने भारतीय शासकों की सैन्य शक्ति के खोखलेपन को उजागर कर दिया। यूरोप में संधि हो गई, एक्स-ला-सैपिल की संधि, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध विवाद भी सुलझ गया और भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से 1754 इस बार भारतीय कारणों से हुई। इस युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही रियासतों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। हैदराबाद में जो आसफ जाह था, निजामुल मुल्क, उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए 2 लोगों में संघर्ष हुआ। नासिर जंग जो उसका पुत्र था और मुजफ्फर जंग उसकी पुत्री का पुत्र था, दोनों ही गद्दी पर अपना दावा ठोकते थे। उधर कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और उसका बहनोई था चंदा साहब। तो अनवरुद्दीन चूंकि पहले फ्रांसीसियों से लड़ चुका था तो निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का पक्ष लिया और चंदा साहब का पक्ष लिया फ्रांसीसियों ने। ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों को फिर नासिर जंग का समर्थन करना ही था। तो इस तरह से 2 गुट बन गए। इस संघर्ष में अनवरुद्दीन मारा जाएगा, चंदा साहब भी मारे जाएंगे, नासिर जंग भी मारा जाएगा। आखिर में कर्नाटक की नवाबी आएगी मोहम्मद अली के हाथ में और यही वो युद्ध होगा जिसमें क्लाइव का उत्थान होगा। क्योंकि जब अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों के मुकाबले कमजोर पड़ रही होगी, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे होंगे, तब क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है,
उसकी दी गई सलाह सैन्य अधिकारियों के काम आ जाएगी और वहां से क्लाइव अब सैन्य प्रशासन के साथ हो जाएगा। अब सेकेंड कर्नाटक वॉर पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त होती है। इससे पहले फ्रांसीसी सरकार अपने सबसे बेहतरीन गवर्नर डुप्ले को हिंदुस्तान से हटा देती है, उसकी जगह गोडेह्यू को वो गवर्नर अपॉइंट करती है और गोडेह्यू संधि कर लेता है। तो इस प्रकार से सेकेंड कर्नाटक वॉर यहां पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड कर्नाटक वॉर देखेंगे। इसके अलावा बंगाल, मैसूर और मराठा, सिख, इन शक्तियों के साथ अंग्रेजों ने कैसे तालमेल बिठाया और फिर कैसे इनके राज्यों पर कब्जा कर लिया, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।